very good morning. चलो बच्चों, लास्ट क्लास में कहाँ तक हुआ था? सर रूबेन हासिद एंड केमन एक्सपेरिमेंट तक। ओके यस सर। इक्वेशन चलो, लिख लिया था। अब बता दो आप लोग मुझे कि जो ऑक्सीजन जो है जो रिलीज होता है, इवॉल्व होता है, वो ऑक्सीजन कौन प्रोवाइड कर लेता है, कौन देता है? H2 प्रोवाइड H2O कर सर। देगा। जो कार्बोहाइड्रेट ग्लूकोज के जो कार्बन है वो कहाँ से मिलता है? CO2 से। कार्बन डाइऑक्साइड से। जरा हाइड्रोजन जो है ग्लूकोज के, वो हाइड्रोजन कहाँ से मिलते हैं? सर वाटर से। वेरी गुड, H2 वाटर से। से। और जो वाटर भी रिलीज होता है फोटोसिंथेसिस के समय, वो वाटर का भी हाइड्रोजन कहाँ से मिलता है? वो भी H2 से। H2 से। वो भी H2O से मिलता है। और जो ग्लूकोज का ऑक्सीजन है वो कहाँ से मिलता है? सर वो भी कार्बन डाइऑक्साइड से। कार्बन डाइऑक्साइड से मिलता है। ठीक है। और जो वाटर रिलीज होता है उसका भी ऑक्सीजन कहाँ से मिलता है? कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड से। तो अब देखो बच्चों, हम लोगों को ये था कुछ एक्सपेरिमेंट्स, और जहां हमने सीखा कि रिक्वायरमेंट्स वगैरह क्या होते हैं फोटोसिंथेसिस के। तो अब हमें जो देखना है कि फोटोसिंथेसिस जो है इसका लोकेशन कहाँ पे है। तो आप लोग लिख लेना वहां में, लोकेशन ऑफ फोटोसिंथेसिस। और इसी को एनसीईआरटी ने लिखा है, क्वेश्चन पूछा है आप लोगों से, वेयर डज फोटोसिंथेसिस ऑकर? Sir, cannot I say that in every leaves in chloroplast, sir? हाँ यार, वेरी गुड। जहां में भी ग्रीन पार्ट होगा, क्लोरोप्लास्ट होगा, वहां में क्या होगा? फोटोसिंथेसिस होगा। सो वेयर डज फोटोसिंथेसिस टेक प्लेस? और ये आप लोगों ने को एनसीईआरटी ने पूछा है। तो अब हम इसका आंसर देंगे कि फोटोसिंथेसिस कहाँ पे होगा। सो देखो इसमें फोटोसिंथेसिस does take place in the green leaves of plants. In the green leaves of plants. Clear? In green leaves of the plants, that is in chloroplast. In the green leaves of what? Plants. तो अब Sir. कहते हैं कि जो कोई ग्रीन पार्ट होगा प्लांट का लीव्स के बगैर, तो वो भी जो है फोटोसिंथेसिस कर सकता है। ठीक है। सो लिखो इसमें ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स लाइक, जरा कोई मुझे बता दो क्या सेपल्स का कलर कैसा होता है? ग्रीन होता है। तो अगर कोई स्टेम है और वो स्टेम जो है हर्बेशियस स्टेम है, जैसे आप लोगों ने हर्ब देखा होगा, तो कोई भी हर्ब का जो आप सब्जी वगैरह खाते हैं घर पे, तो कैसा कलर होता है उस हर्ब का, स्टेम का? ग्रीन कलर है ना। तो या हम लोग लिख सकते हैं जैसे कुछ अनराइप फ्रूट्स होते हैं, अनराइप जैसे टोमेटो होता है ना, और या ग्रीन जो मिर्ची वगैरह होता है, चिली होता है, तो वो भी जब ग्रीन होंगे तो वो भी क्या कर सकते हैं? फोटोसिंथेसिस कर सकते हैं। तो लिख लेना यहाँ पे ग्रीन पार्ट्स ऑफ प्लांट्स एंड अनराइप ग्रीन फ्रूट्स। और जैसे लिख सकते हैं यहाँ पे लाइक ग्रीन चिली जो है, और या ग्रीन टोमेटोज जो होता है, green part of plants like sepals, herbaceous stem, and unripe green fruits like green chili, green tomatoes also carry photosynthesis. Besides what? Leaves. Besides leaves.
Yes, तो sir. अब बच्चों बता दो, ये जो लीव है इसके अंदर होता है क्लोरोप्लास्ट। क्या होता है? Chloroplast. और उस Chloroplast. क्लोरोप्लास्ट के अंदर क्या होता है? Chlorophyll. फिल होता है, और फिर वहां पे वो हेल्प करता है क्या? फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. देखो, द सेल ऑर्गेनल, the cell organelle, that is chloroplast, that is chloroplast of a plant leaf cells, actually helps in photosynthesis. तो थोड़ा सा हम लोगों को क्लोरोप्लास्ट तो पढ़ना ही है सेल बायोलॉजी में, तो लेकिन हम लोग थोड़ा सा पेरिफेरली यहाँ पे क्लोरोप्लास्ट को बताएं क्या स्ट्रक्चर है, और जो मेन स्ट्रक्चर है वो हम लोग सेल बायोलॉजी में देखेंगे। तो हल्का सा मैं यहाँ पे इंट्रोडक्शन दूंगा क्लोरोप्लास्ट का, जैसे मैंने रेस्पिरेशन में माइटोकॉन्ड्रिया का दिया था। मैंने पूरा माइटोकॉन्ड्रिया नहीं पढ़ाया, तो बट यहाँ थोड़ा थोड़ा सा स्ट्रक्चर माइटोकॉन्ड्रिया का समझा दिया। तो यहाँ पे भी हमें क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर थोड़ा समझना पड़ेगा। तो यहाँ पे लिख लेना, ईच क्लोरोप्लास्ट contains a membranous system and a fluid matrix. या फ्लूइड मैट्रिक्स हमने उधर दिया था नाम माइटोकॉन्ड्रिया में, यहाँ पे हम लोग लेंगे स्ट्रोमा। क्लियर? Yes, sir. तो इसमें लिख लेना, द मेम्ब्रेनियस सिस्टम ऑफ क्लोरोप्लास्ट consists grana lamella और बच्चों लिख लेना स्ट्रोमा लैमेली। जरा कौन कौन से टाइप ऑफ लैमेली होता है? Grama Grana- lamella and stroma lamella. ग्राना लैमेली एंड व्हाट? स्ट्रोमा लैमेली। और इसमें लिख लेना ग्राना लैमेली, या आप ब्रैकेट में लिख सकते हैं ग्राना भी, और एक को ग्राना कहेंगे, ग्रानम कहेंगे, और बहुत सारों को क्या कहेंगे? ग्राना कहेंगे। सो ग्राना लैमेली आर मेड अप ऑफ thylakoid membranes. और जो ये स्ट्रोमा लैमेली जो है, दे कनेक्ट द ग्राना विद ईच अदर. So grana lamellae are made up of thylakoid membranes. Are you done with this? सर ग्रामा लेमेली क्या सर? एक बार सर अभी मैं थोड़ा सा स्ट्रक्चर भी बता दूंगा आप लोगों को। हाँ, फिलहाल हो गया ये? Yes, sir. हाँ, तो अब देख लो बच्चों, इसमें यहाँ पे लिख लेना नेक्स्ट पॉइंट ऑफ स्ट्रोमा लैमेली connects the grana with each other. ठीक, अब देखो मैं यहाँ पे आपको बता दूंगा, जो ये क्लोरोप्लास्ट है ये भी डबल एनवलप ऑर्गेनल होता है। देखो, क्लोरोप्लास्ट इज आल्सो अ डबल एनवलप सेल ऑर्गेनल like mitochondria.
that is, it is also covered by two membranes. बच्चों माइटोकॉन्ड्रिया में कितना मेम्ब्रेन था? दो Two membrane. membranes. टू मेम्ब्रेन था ना, तो एक Yes, क्या sir. था? इनर Outer मेम्ब्रेन, एक का था आउटर inner. मेम्ब्रेन। चलो मैं यहाँ पे थोड़ा सा पहले क्लोरोप्लास्ट का स्ट्रक्चर बता देता हूँ आप लोगों को। देखो क्लोरोप्लास्ट में यहाँ में सबसे पहले दो ऑर्गेनल होगा, दो मेम्ब्रेन होगा। एक मेम्ब्रेन जो है वो आउटर मेम्ब्रेन होगा और दूसरा जो है वो इनर मेम्ब्रेन होगा। तो फिलहाल यहाँ में हम लोग ये इनर मेम्ब्रेन कंसिडर करेंगे। तो अब यहाँ में जो कुछ मेम्ब्रेन्स होते हैं जिनको हम लोग थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स कहते हैं, और वो थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन आएंगे और वो ना यहाँ में एग्रीगेट हो जाएंगे, और जैसे कॉइन एग्रीगेट होता है तो इनको कहते हैं हम लोग ग्राना। क्या कहते हैं? Grana. हाँ, तो यहाँ पे हम लोग सपोज और लेंगे और ये मानेंगे हम दीज आर द थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन्स ऑफ ग्राना। तो यहाँ पे और बता देंगे ये सपोज ग्राना है और ये इसके मेम्ब्रेन्स है। अब देखो बच्चों, इनके बीच में यहाँ में ये मेम्ब्रेन आएगा, मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर आएगा, और ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा। क्लियर? और ये सपोज मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर इसको इसके साथ कनेक्ट करेगा, और यहाँ में हम लोग एक और सपोज ग्राना बना लेंगे और इनको हम यहाँ पे कनेक्ट करेंगे इसके साथ। अब आप लोग याद रख लेना जरा, इसको हम लोग क्या कहेंगे इधर? Granulum. ग्रानम है ना। और ये जो इसके जो ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर्स है इनको क्या कहते हैं? Thylakoid membrane. हाँ, थाइलोकॉइड्स या थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन का। और जैसे कॉइन का एग्रीगेशन करेंगे वैसे ही ये मेम्ब्रेनस स्ट्रक्चर एग्रीगेट होगा, क्या बनाएंगे? ग्राना। और बच्चों ये वाला जो लेमिली है, जरा ये बता दो मुझे, ये कौन सा लेमिली होगा? Stromatal lemma. स्ट्रोमल लेमिली होगा। तो अब जो ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है इसका, अब बता दो मुझे, जो ये फ्लूइड मैट्रिक्स होगा तो इसको हम लोग क्या कहेंगे? फ्लूइड स्ट्रोमा। सो दिस विल बी कॉल्ड एज अ स्ट्रोमा। इज दिस क्लियर? तो अब ये जो क्लोरोप्लास्ट है, इसमें ये जो मेम्ब्रेन्स होते हैं, थाइलाकॉइड मेम्ब्रेन वगैरह है, उनमें क्लोरोफिल होता है। तो बच्चों वो क्लोरोफिल क्या करता है? फोटोसिंथेसिस, है ना। Light तो को जरा trap करता है. हाँ, लाइट को ट्रैप करता है, गुड। और क्या बनाता है? ग्लूकोज। और ग्लूकोज जरा बता दो मुझे किस में स्टोर हो जाता है? Starch में. स्टार्च में। तो मान लेंगे कि ये स्टार्च के ग्रेन्यूल है, तो इधर में आप लोग और सपोज स्टार्च के ग्रेन्यूल्स बनाएंगे, and these granules are the what? These are the starch granules. Starch granule. और प्लस थोड़ा सा लिपिड वगैरह का भी वहां में स्टोरेज होता है, तो ये लिखेंगे कि हम ये लिपिड का स्टोरेज है इधर में, और ये हम लोग कहेंगे कि these are the lipid droplets. अब देख लो बच्चों, लिपिड कैसे बनता है सर? हाँ, जब भी कोई सपोज वहां में डिफरेंट एमाइलोप्लास्ट होता है, लाइपोप्लास्ट होता है, और जब भी कोई, मैंने आप लोगों को कहा था ना उसमें रेस्पिरेशन में कि एम्फिबोलिक इन नेचर होता है, जी यस सर. सर. बताया था ना। तो बताया जी. था कि ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो सकता है? ग्लूकोज किस में कन्वर्ट हो सकता है? एसिटाइल कोएंजाइम में। और वो Yes, sir. एसिटाइल कोएंजाइम किसके सिंथेसिस के लिए यूज होगा? फैट ATP. के सिंथेसिस के लिए यूज होगा। और धीरे धीरे जरा बता दो मुझे क्या बनता जाएगा वहां में? वो फैट का सिंथेसिस भी हो जाएगा। यस तो सर. अब इसी तरीके से ये वाला मेम्ब्रेन जरा बता दो मुझे कौन सा मेम्ब्रेन होगा? Outer आउटर membrane. मेम्ब्रेन. आउटर मेम्ब्रेन। और बच्चों ये वाला मेम्ब्रेन कौन सा होगा? इनर मेम्ब्रेन. इनर मेम्ब्रेन। और जो मेम्ब्रेन के बीच में स्पेस रहता है उसको इनर मेम्ब्रेन स्पेस कहता है या इंटर मेम्ब्रेन स्पेस का? इंटर मेम्ब्रेन स्पेस। क्लियर? और जी प्लस सर. क्लोरोप्लास्ट में अपना भी राइबोसोम होता है,
तो वो हम लोग यहाँ पे देखेंगे कि ये राइबोसोम्स है इस क्लोरोप्लास्ट के अपने वाले, और वो राइबोसोम जो क्लोरोप्लास्ट में होता है तो बच्चों उनको कहते हैं 70s राइबोसोम। कौन सा? 70s हाँ, राइबोसोम। तो वो मैं आपको आगे सिखाऊंगा। फिलहाल एक एनसीईआरटी का डायग्राम हम यहाँ पे कवर अप करेंगे। तो राइबोसोम दो तरह का होता है, एक होता है 70s, एक क्या होता है? 70s। एक होता है 80s। और 70s जो है प्रेजेंट होता है प्रोकैरियोट में, Yes, sir. लेकिन माइटोकॉन्ड्रिया और क्लोरोप्लास्ट में भी 70s होता है, और यूकैरियोट में होता है सेल, यूकैरियोटिक सेल में उनमें होता है 80s। Yes. लेकिन यूकैरियोट में दो चीजें हैं, एक है माइटोकॉन्ड्रिया, एक है क्या? क्लोरोप्लास्ट, जहाँ पे क्लोरोप्लास्ट। 70s राइबोसोम होता है। ठीक, और यहाँ पे आप लोग लिख लेना फिगर में, इट इज द स्ट्रक्चर ऑफ क्लोरोप्लास्ट। और बाकी इसको थोड़ा डीप तरीके से हम लोग कहाँ पे पढ़ेंगे? Cell structure में। हाँ, जब मैं आप लोगों को सेल बायोलॉजी पढ़ाऊंगा। अब ग्राना किसका एग्रीगेशन होता है, किसका एक्युमुलेशन से ग्राना बनता है? थाइलाकॉइड। थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन से, थाइलेकॉइड से। और बच्चों जो दो ग्राना को कनेक्ट करता है उस मेम्ब्रेन को क्या कहता है? Stromal membrane। स्ट्रोमल लैमेली कहता है। और प्लस स्ट्रोमल जो लेवलिंग। जो फ्लूइड पार्ट होगा इस क्लोरोप्लास्ट का उसको क्या कहते हैं? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा। आर यू डन विद दिस डायग्राम? यस सर। तो अब हम लोग देखेंगे कि जो ये मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर है, तो बच्चों इस मेम्ब्रेनियस स्ट्रक्चर में लाइट ट्रैप होता है, और लाइट ट्रैप करके NADH और ATP बनाता है। सर ऐसा कोई ग्रीन प्लांट्स है क्या जो फोटोसिंथेसिस कर नहीं पाता? हाँ हाँ, सर ऐसा कोई ग्रीन प्लांट्स है क्या जो फोटोसिंथेसिस कर नहीं आप पाता? सब मैं आपको बता दूंगा, टेंशन में लो, सारा कुछ आपको मैं, अभी हम लोग C3 C4 साइकिल पढ़ाएंगे, उसमें सारा कोई पॉइंट जो है वो कवर अप हो जाएगा। जी सर। तो अब नेक्स्ट वाला जो है यहाँ पे, अब आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना कि जो ये स्ट्रोमल लेमेली होता है और जो ये थाइलोकॉइड मेम्ब्रेन जो है, और ये कैरी करते हैं, मेम्ब्रेनियस सिस्टम कैरी करता है लाइट रिएक्शन। ठीक है, तो लिखो मेम्ब्रेनियस सिस्टम of chloroplast carries light reaction. And the dark reaction of photosynthesis, occurs in fluid stroma. और इसमें लिख लेना लाइट रिएक्शन of photosynthesis, produces ATP and NADH, NADPH. Light reaction of photosynthesis produces ATP and NADPH by trapping light. And these chemicals, or ATP and what? NADPH, are utilized in dark reaction. For the synthesis of, for the reduction of CO2, और यह लिख लेना for the synthesis of glucose, और या लिख लेना for the synthesis of sugar. Is this clear? अब बच्चों
इस फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शंस हैं, एक को क्या कहते हैं लाइट reaction. रिएक्शन और Light एक को क्या Light कहते हैं reaction. डार्क reaction. रिएक्शन। तो लाइट Dark रिएक्शन में कौन ट्रैप होता है लाइट, और क्या वो लाइट ट्रैप करता है मेम्ब्रेनियस सिस्टम या वो ट्रैप करता है स्ट्रोमा Membranous system. मेम्ब्रेनियस। Membrane और वो system. लाइट ट्रैप करने से जरा बता दो क्या बनता है फोटोसिंथेसिस में, एक एटीपी और दूसरा एनएडीपी। NADPH. और जब वो दोनों बनेगा और फिर वो केमिकल्स यूज होते हैं डार्क रिएक्शन में, ताकि डार्क रिएक्शन में किसका रिडक्शन हो जाए कार्बन डाइऑक्साइड। Carbon dioxide तो का. रिडक्शन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड मीन सिंथेसिस ऑफ व्हाट Glucose. Glucose. ग्लूकोज। अब मैं आप लोगों को थोड़ा सा एक ओवरव्यू बता दूंगा जिससे आप लोग इसको पूरी तरीके से समझ लें। मैं दोबारा से यहाँ में सपोज ये क्लोरोप्लास्ट बना लूंगा, और बच्चों ये सपोज मान लेंगे हम क्लोरोप्लास्ट का इनर मेम्ब्रेन है और ये क्लोरोप्लास्ट का आउटर मेम्ब्रेन। अब हम लोग मान लेंगे कि ये यहाँ में ग्राना है, ठीक। और इस ग्राना में क्या बताया था मैंने, बहुत सारे क्या होते हैं थाइलेकॉइड Thylakoid. मेम्ब्रेन, और ये हम लोग मान लेंगे कि ये स्ट्रोमा है। तो अब देख लो बच्चों, इधर से लाइट आएगा और जब लाइट आएगा और वो जरा बता दो किस पे पड़ेगा थाइलेकॉइड मेम्ब्रेन पे, Yes, और sir. ये लाइट जरा बता दो कहाँ से आएगा सन से। Sunlight से. तो ये मानेंगे हम ये सन है इधर, और ये सन से अब लाइट आ रहा है और ये पड़ रहा है इस ग्रानम पे, और लेकिन हमें इस ग्रानम पे चाहिए वाटर भी, क्या चाहिए, और Water. वो बच्चों वाटर जब आएगा जरा वो वाटर बता दो किसके फॉर्म में इवॉल्व हो जाएगा, ऑक्सीजन के फॉर्म में, Oxygen. है ना। और ये बता दो मुझे ये वाला रिएक्शन जो है ये रिएक्शन कौन सा कहेंगे हम, Light reaction. लाइट Light रिएक्शन। reaction. अब जब ये लाइट आएगा और ये हम लोग मानेंगे ये लाइट है इधर और ये पड़ा इस पे और यहाँ से वाटर आया और ये वाटर इवॉल्व हो गया ऑक्सीजन में, और प्लस जरा बता दो साथ में क्या बताया था यहाँ से निकलता है एटीपी। Yes, sir. ATP and NADPH. वेरी गुड। और क्या निकलता है यहाँ पे NADPH. NADPH. अब इधर में ये रिएक्शन होगा इधर में और दैट रिएक्शन विल बी कॉल्ड एज द डार्क रिएक्शन। तो फिलहाल हम लोग मानेंगे यहाँ पे, चलो एक साइकिल लिखेंगे उसको कहते हैं C3 साइकिल। क्या कहते हैं C3 cycle. C3 साइकिल ऑफ विच रिएक्शन Dark Dark reaction. reaction. डार्क रिएक्शन। तो बच्चों ये C3 जो है ये इनको यूज करेगा, है ना, Yes, जी। sir. और इनको यूज करके जरा बता दो ऊपर से क्या आएगा बाहर से क्या आएगा कार्बन डाइऑक्साइड, Yes, sir. और Sir. वो कार्बन डाइऑक्साइड जरा बता दो इस C3 साइकिल में किसके फॉर्म में बाहर आएगा Glucose के फॉर्म में. ग्लूकोज के फॉर्म में। तो या तो हम लोग क्या लिखेंगे इधर शुगर, Sugar. और जब Sugar. ये एटीपी इधर यूज हुआ NADH इधर यूज हुआ, तो जरा बता दो ये एटीपी वापस किस में कन्वर्ट होगा इधर एडीपी में, ADP. और ये NADPH किस में कन्वर्ट होगा NADP पॉजिटिव, NAD positive. और ये इधर वापस यूज होगा और ये इधर वापस यूज होगा, है ना, क्योंकि एटीपी जब यूज होगा वो एडीपी बनेगा और वो वापस लाइट, अगर लाइट रिएक्शन में एटीपी बन रहा है, जरा बच्चों एटीपी बनने के लिए हमें क्या चाहिए ADP. तो वो वापस रीजनरेट कौन के करके दे रहा है डार्क रिएक्शन। Yes, sir. और वही अब NADPH बनने के लिए क्या चाहिए NADP. NADP पॉजिटिव चाहिए, तो वो भी कौन हमें वापस रीजनरेट करके दे रहा है Dark reaction. डार्क रिएक्शन करके दे रहा है। तो हम लोग इसको मानेंगे ये तो सपोज जरा ये वाला क्या होगा इधर का नाम, Green. और बच्चों जहाँ ये C3 साइकिल होगा वो कहाँ में होगा Stroma. Stroma में. स्ट्रोमा में होगा। तो ये हम लोग फिलहाल देखेंगे कि लाइट रिएक्शन और देखेंगे डार्क रिएक्शन जो इस क्लोरोप्लास्ट के अंदर होता है। तो फिलहाल हमने एक थोड़ा सा ओवरव्यू देखा फोटोसिंथेसिस का, समझ लिया, थोड़ा सा मैकेनिज्म समझ लिया
तो अब इस मैकेनिज्म को पूरा अच्छी तरीके से समझना है। अब हम लोग जो प्लास्ट होगा तो उसके अंदर पिगमेंट्स होते हैं, जरा बता दो बच्चों उन पिगमेंट्स का नाम क्या है? Chlorophyll. क्लोरोफिल। और भी पता चल जाएगा आपको। तो अब हमें देखना है इस डायग्राम के नीचे, अगर आप लोग लिखना चाहते हैं तो आप लोग यहाँ पे लिखेंगे मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। Photosynthesis. तो अब हमें एनसीईआरटी ने आप लोगों से एक दो क्वेश्चन पूछा है क्लोरोप्लास्ट के अलाइनमेंट के बारे में। तो वो अलाइनमेंट हमें देखना है क्लोरोप्लास्ट का कैसे होता है इन लीफ सेल्स के अंदर। तो आप लोग हेडिंग कर लेना वहां में टाइप्स ऑफ Alignment. types of alignment of chloroplast in plant leaf cells. Clear? जी सर. So इसमें लिख लेना chloroplast align themselves. Chloroplasts align themselves along with the walls of mesophyll cells. Chlorophyll align themselves along the walls of mesophyll cells so that to trap optimum quantity of light. और बच्चों जो लाइट आ रहा है उसको हम लोग कौन सा लाइट कहेंगे? इंसिडेंट लाइट या ट्रांसमिटेड लाइट? Incident light. Incident light. इंसिडेंट लाइट। क्लियर? तो अब Yes, sir. मेसोफिल सेल्स होगा लीफ में और उन मेसोफिल सेल्स में क्लोरोप्लास्ट होता है और वो क्लोरोप्लास्ट जो है लाइट के बेसिस पे अपने आप को अलाइन करेगा इस लीफ सेल्स के अंदर। तो अब हमें देखना है कि वो टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट क्या होगा। तो आप लोग एक में लिख लेना टाइप ऑफ अलाइनमेंट। टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट अलाइनमेंट। और इधर में दूसरे में लिख लेना आप यहाँ में कंडीशन ऑफ लाइट। कंडीशन ऑफ लाइट और यहाँ पे लिख लेना लोकेशन ऑफ क्लोरोप्लास्ट in response to light. Location of chloroplast in response to light. अलाइनमेंट में कम स्पेस देना है और कंडीशन ऑफ लाइट जो है उसमें भी आप थोड़ा सा स्पेस दे देना और इसमें सबसे ज्यादा स्पेस रख देना। तो अब मैं पहला वाला टाइप को लिख लूंगा और वो लिखूंगा मैं पेरास्ट्रोप। और बच्चों पेरास्ट्रोप में आप लोग लिख लेना कंडीशन का लाइट का होना चाहिए हाई
लाइट इंटेंसिटी, और इधर में लिख लेना क्लोरोप्लास्ट और पैरेलल टू इंसिडेंट लाइट। Chloroplasts are parallel to incident light by aligning themselves on the lateral walls of mesophyll cells। ये आपको डायग्राम से 100% समझ आएगा, तो फिलहाल हम लोग लिख लेंगे इसको और उसके बाद डायग्रामेटिकली इसको समझा देंगे। और बच्चों सेकंड टाइप जो होगा, and that will be एपिस्ट्रोप। और एपिस्ट्रोप में जो है आप लोग लिख लेना लो इंटेंसिटी लाइट, और लो इंटेंसिटी लाइट जब होगा तो बच्चों यहाँ पे लिख लेना क्लोरोप्लास्ट जो है वो परपेंडिकुलर होते हैं टू इंसिडेंट लाइट। क्लोरोप्लास्ट आर परपेंडिकुलर टू इंसिडेंट लाइट। और तीसरा वाला टाइप जो है वो लिख लेना आप एपिस्ट्रोप। और you can write here moderate light intensity। और यहाँ पे लिख लेना रैंडम अरेंजमेंट या क्लोरोप्लास्ट आर रैंडमली अरेंज्ड। Is this clear? Yes, sir. बता दो कितने टाइप्स ऑफ अलाइनमेंट है क्लोरोप्लास्ट का? Three तीन। types. टाइप। व्हाट इज द फर्स्ट वन? Paratropic. पैरास्ट्रोप। और सेकंड वन Epistrope. एपिस्ट्रोप। और थर्ड वन इज एपिस्ट्रोप। जरा जो पैरास्ट्रोप में लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? High. बड़ा हाई। एपिस्ट्रोप में क्या होता है लाइट का इंटेंसिटी? लो। और एपिस्ट्रोप में क्या होगा? मॉडरेट। Moderate. जब लाइट का बड़ा इंटेंसिटी जबरदस्त होगा, धूप होगा, तो क्लोरोप्लास्ट अपने आप को लाइट रेडिएशन के पैरेलली अरेंज करता है और अपने आप को धकेलता है मेसोफिल सेल्स के लिटरल वॉल में। और जब लाइट का इंटेंसिटी कम होगा तो क्लोरोप्लास्ट किसका क्या रहता है टू द लाइट इंसिडेंट लाइट? परपेंडिकुलर। और जब लाइट का रेडिएशन जो है वो मॉडरेट होगा तो उस वक्त क्या रहता है? रैंडमली अरेंज्ड। तो रैंडमली अरेंज रहता है। तो मैं आपको अब थोड़ा सा डायग्रामेटिकली बता दूंगा। अगर मैं मान लूंगा कि ये सपोज मेसोफिल सेल्स है, और इसमें एक में मैं एपिस्ट्रोप बता दूंगा, दूसरे में पेरिस्ट्रोप बता दूंगा, और एक में बता दूंगा आप लोगों को पेरिस्ट्रोप। देखो बच्चों, अगर यहाँ में हम लोग लेंगे और ये लाइट रेडिएशन है, ठीक, और ये लाइट हम लोग लेंगे लो इंटेंस, और बच्चों यहाँ में हम लोग लाइट रेडिएशन जो है
लेंगे मॉडरेट। चलो अब इसमें आप लोग ज्यादा लाइट रेडिएशन रखना, इसमें कम रख लेना, इसमें मॉडरेट रख लेना। तो जरा ये बता दो ये लाइट कौन सा है? Hi, sir. हाई इंटेंस लाइट। और इसमें Low intensity. लो इंटेंस लाइट या लो लाइट, और इसमें लिख लेना मॉडरेट। और ये सेल जो है हम लोग लेंगे, ये मेसोफिल सेल है। और बच्चों ये हम लोग क्लोरोप्लास्ट देखेंगे, ये लेटरल वॉल के थ्रू अपने आप को अलाइन करेगा और किसके परपेंडिकुलर, किसके पैरेलल रख लेगा? लाइट रेडिएशन के पैरेलल रहेगा क्लोरोप्लास्ट। और अब यहाँ में अगर लाइट रेडिएशन है तो अब बता दो बच्चों इस लाइट रेडिएशन के परपेंडिकुलर कौन रहेगा? Chlorophyll. Chloroplast. अब अगर लाइट रेडिएशन मॉडरेट हो तो Randomly, कहाँ में रैंडमली अरेंजमेंट रहेगा? जब लाइट रेडिएशन क्या बताया था? मॉडरेट बताया। Moderate. तो ये वाला जरा बता दो, जब लाइट रेडिएशन के बिल्कुल पैरेलल रहेगा तो क्या कहते हैं उस अलाइनमेंट को? Peristroke. और जब बिल्कुल परपेंडिकुलर रहेगा तो क्या कहते हैं? Epistroke. एपिस्ट्रोक। और जब रैंडमली रहेगा अरेंज तो क्या कहेंगे? Apostrophe. एपिस्ट्रोक। तो ये यहाँ में क्लोरोप्लास्ट है। और बच्चों ये भी यहाँ में क्या है? क्लोरोप्लास्ट। तो यहाँ देखो लाइट रेडिएशन ऐसे बिल्कुल पैरेलल इसके, बिल्कुल परपेंडिकुलर इसके, और रैंडमली यहाँ पे अरेंज हो गया। क्लियर? Yes, sir. अब आप लोगों का एनसीईआरटी में 2 क्वेश्चन पूछा है, तो वो क्वेश्चन का आप लोग आंसर बता देंगे। जरा व्हेन डू यू थिंक द क्लोरोप्लास्ट will be aligned with their flat surface parallel to the walls? बच्चों किसमें होगा ये? High intensity. हाई इंटेंसिटी। वेरी गुड। तो यहाँ में आप लोग आंसर दे सकते हैं कौन सा? हाई रेडिएशन या लो रेडिएशन? High, sir. Hi, sir. नहीं, पैरेलल टू द वॉल। जो ये वॉल जो है फ्लैट सरफेस पैरेलल रहेगा इनका। हाँ वेरी गुड। क्या रहेगा? हाई। तो यहाँ पे High. हम क्या रहेंगे? हाई इंटेंसिटी। हाई इंटेंस लाइट। Yes, sir. हाई इंटेंस लाइट। और जरा बता दो क्या लिखेंगे वो टाइप ऑफ क्लोरोप्लास्ट? Peristroke. पैरास्ट्रोक। और इसी तरीके से सेकंड क्वेश्चन पूछा है when do you think chloroplast will be perpendicular to the incident light? कब होगा? जब लाइट, इसीलिए अपने आप को परपेंडिकुलर रख लेगा जब लाइट का क्वालिटी क्या होगा? कम होगा, तो इंटेंस होगा। तो यहाँ पे क्या लिखेंगे हम? लो इंटेंस Low लाइट। intense light. और लो इंटेंस लाइट अगर होगा तो क्लोरोप्लास्ट का अरेंजमेंट को क्या कहेंगे हम? epistroke. एपिस्ट्रोक। डन? डन सर। सर वो लाइट लॉज इंटेंसिफाइड कौन से समय होगा सर? इवनिंग? हाँ, जैसे अगर सपोज शाम का जब अंधेरा हो रहा है तो लाइट का क्या होगा? इंटेंसिटी कम हो जाएगा या ज्यादा होगा? कम सर। कम हो जाएगा. जब सन जो है राइज होगा तो उस वक्त लाइट का इंटेंसिटी क्या होगा? High होगा. हाई होगा।
धीरे धीरे जब वो घूमने लगेगा तो थोड़ा सा जाएगा। इंटेंसिटी क्या होते जाएगा, बढ़ता मॉडरेट जाएगा। होगा, और जो ही शाम का समय होगा तो एकदम से क्या हो जाएगा, लो Low हो इंटेंस जाएगा। लाइट हो जाएगा। ओके सर। तो ये है रिगार्डिंग जो हमें लोकेशन दिखा इस फोटोसिंथेसिस का, और वो लोकेशन हमें फोटोसिंथेसिस का दिखा ग्रीन लीव्स के अंदर, लेकिन ग्रीन लीव्स के अंदर क्लोरोप्लास्ट है और क्लोरोप्लास्ट के अंदर फोटोसिंथेसिस हो रहा है, और वो फोटोसिंथेसिस के दो रिएक्शन है, एक लाइट रिएक्शन, एक क्या है, डार्क रिएक्शन। तो लाइट रिएक्शन होता है थाइलाकोइड जो मेम्ब्रेनियस सिस्टम है, और डार्क रिएक्शन कहाँ में होता है, स्ट्रोमा में। जो प्रोड्यूस होता है लाइट रिएक्शन में वो कहाँ यूज होता है, डार्क रिएक्शन। डार्क रिएक्शन में, और जो डार्क रिएक्शन रीजनरेट करके दे रहा है वो वापस कहाँ पे यूज होगा, Light reaction Light लाइट reaction। रिएक्शन में। तो ये हमें सीखना है, अभी आप लोगों को ये टेंशन नहीं लेना है कि लाइट रिएक्शन में क्या होता है, तो हमें थोड़ा सा चीजों को पहले सुपरफिशियली कवर अप करना है, और सुपरफिशियली कवर अप करने के बाद हमें उसको डेप्थ में जाना है। तो फिलहाल हम लोग सुपरफिशियली कवर कर रहे हैं, और अब हम फिर डेप्थ में जाएंगे लाइट रिएक्शन और इस डार्क रिएक्शन के बारे में। तो नेक्स्ट जो है, अब हम लोग देखेंगे कि जो क्लोरोप्लास्ट के अंदर पिगमेंट्स होते हैं, है ना, यस सर। और वो देखेंगे हम वो पिगमेंट्स क्या होते हैं जो रिस्पॉन्सिबल होता है फोटोसिंथेसिस के लिए। तो अब आप लोग हेडिंग कर लेना, पिगमेंट्स responsible for photosynthesis. Pigments responsible for photosynthesis. और इसमें लिख लेना आप, pigments are present in the chloroplast, of leaves या green leaves. Pigments are present in the chloroplast of green leaves that provides color, as well as helps in photosynthesis. As well as help in what? फोटोसिंथेसिस। फोटोसिंथेसिस। तो बच्चों एक टेक्निक है जिसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राफी, और क्रोमेटोग्राफी के काफी सारे टाइप्स होते हैं। एक होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी, एक होता है कॉलम क्रोमेटोग्राफी, एक होता है HPLC हाई परफॉर्मेंस लिक्विड क्रोमेटोग्राफी, और एक होता है गैस क्रोमेटोग्राफी। हाँ, तो फिलहाल आप लोगों को याद रखना है क्रोमेटोग्राफी जो है वो टेक्निक होता है यूज्ड टू सेपरेट कलर्ड कंपाउंड्स। तो इसमें लिख लेना, हाँ, chromatography is a technique used to separate colored compounds. तो इसमें आप लोग लिख लेना, plant leaf pigments can be separated by the help of paper chromatography. बच्चों कौन सा क्रोमेटोग्राफी यूज करा जाता है प्लांट के लीफ को पिगमेंट को सेपरेट करने के लिए? पेपर क्रोमेटोग्राफी। पेपर क्रोमेटोग्राफी। तो अब जो हमें वो पिक्चर मिलेगा उस सेपरेशन का ड्यूरिंग द क्रोमेटोग्राफी,
और उसको हम लोग कहते हैं क्रोमेटोग्राम। ठीक है, सो इसमें लिख लेना द पिक्चर obtained या the picture of colored compounds, the picture of colored compounds obtained during chromatography is called as chromatogram. What is it called as? Chromatogram. क्रोमेटोग्राम। तो अब देखो बच्चों, ऑन द बेसिस ऑफ दिस क्रोमेटोग्राफिक सेपरेशन, और जो प्लांट के लीव पाए गए और जो उनका वो कलर जो मिल रहा है, वो कहा गया कि लीव्स में हम लोग एक ही पिगमेंट की वजह से कलर नहीं देखते हैं, और वो लगभग 4 तरह के पिगमेंट्स होते हैं जिनकी वजह से हमें, जो अगर मैं आप लोगों को बनाना नहीं है, ऐसे एक पेपर लेते हैं और उस पेपर को ना डुबा देते हैं एक लिक्विड में, और वो लिक्विड एक चैम्बर में रहता है, और उस बॉटम में लिक्विड वहां तक रखना होता है और जिसमें ये पेपर का बॉटम डूबा रहे, ऐसे बस लगभग 2 सेंटीमीटर पेपर का वो लिक्विड में डूबा रहना चाहिए। अब ये 2 सेंटीमीटर के अबाव जो है, हमने उस पेपर में डाला होता है प्लांट की लीफ का सॉल्यूशन। चलो, एक ड्रॉप इधर डाला, एक ड्रॉप इधर डाला, एक ड्रॉप इधर डाला, एक ड्रॉप इधर डाला, और जब ये पेपर सूखा है, जरा बच्चों जब हम इस सूखे पेपर को लिक्विड में डालेंगे, जरा क्या हो जाएगा, वो लिक्विड क्या उधर तक ही रहेगा या वो लिक्विड धीरे धीरे ऊपर जाएगा? धीरे धीरे ऊपर जाएगा। धीरे धीरे ऊपर जाएगा। तो जब वो ऊपर जाएगा तो वो लिक्विड इस ड्रॉप के साथ, इस ड्रॉप के मॉलिक्यूल के साथ इंटरेक्ट करेगा और कहेगा कि मैं तुम्हें अपने साथ ले जाऊंगा। और जब वो अपने साथ ले जा रहा है और पेपर का जो मटेरियल है, सेल्यूलोज है, वो कहेगा उस कंपाउंड को मैं भी तुम्हारे साथ इंटरेक्ट करूंगा, मैं भी नहीं छोड़ूंगा। तो डिपेंडिंग अपॉन कौन जीत रहा है, क्या पेपर जीत रहा है या वो लिक्विड जीत रहा है, तो अब उनके बीच में फाइट होगा। तो इस ड्रॉप में जो वो तरह के पिगमेंट्स थे और वो ना सेपरेट होने लगे, और वो धीरे धीरे उनका बैंड आने लगा। सपोज हम लोग कहेंगे एक बैंड इधर आया है ना, और एक बैंड सपोज इधर आया, सपोज कहेंगे एक बैंड इधर आया, तो मानेंगे एक बैंड इधर आ गया। तो अब हमने कहा कि जो ये प्लांट के लीव्स है, या हो सकता है चारों में 4 तरह के, इसमें भी 4 तरह के मिले और इसमें भी 4 तरह के मिले और इसमें भी 4 तरह के मिले, और देखा गया कि भाई हर कोई ड्रॉप में जो है हमें सेम तरह का पिगमेंट मिल रहा है और जो एक पर्टिकुलर डिस्टेंस कवर कर रहा है। तो अब बता दो मुझे, ये यहाँ में सारे के सारे जरा बता दो क्या है इधर? प्लांट पिगमेंट पिगमेंट्स, और ये हमने क्या डाला था? ड्रॉप ऑफ, सॉल्यूशन। हाँ, ड्रॉप ऑफ प्लांट लीफ सॉल्यूशन। और जो ये है, और इसको ये जरा बता दो बच्चों क्या होगा? ये पेपर। और इस फेज को कहते हैं मोबाइल फेज। क्या कहते हैं? मोबाइल फेज। और जो ये पिक्चर हमें मिलेगा ना प्लांट इनका, प्लांट लीफ का, पिगमेंट्स का, और उसको हम लोग कहेंगे क्रोमेटोग्राफ। और या आप इसके ब्रैकेट में लिख सकते हैं क्रोमेटोग्राफ। ये आप लोगों को फिलहाल तो नहीं करना है। जो बच्चा सपोज डॉक्टर बनने के लिए तैयारी अच्छे से नहीं करेगा, उसको ये एमएससी में करना पड़ेगा या बीएससी में करना पड़ेगा, पेपर क्रोमेटोग्राफी। अब आप लोग समझ गए क्या होता है पेपर क्रोमेटोग्राफी? Yes, sir. हाँ, तो अब हमने देखना है कि इस पेपर क्रोमेटोग्राफी के बारे में ऑन द बेसिस ऑफ दिस वी गॉट 4 टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स, और वो देखना है वो 4 तरह के पिगमेंट्स क्या है। तो लिखो इसमें नेक्स्ट पॉइंट, ऑन द बेसिस ऑफ chromatographic separation,
on the basis of chromatographic separation, we found 4 types of pigments. Four types of pigments in green plant leaves. That are responsible to provide color. So full stop करके लिखना 10 the color of leaves we see. Thus the color of leaves we see is not due to a single pigment. Clear? अब Yes, एक ही sir. तरह का पिगमेंट है या 4 तरह का पिगमेंट है? 4 तरह का। अब हमें देखना है कि बच्चों वो 4 जो पिगमेंट्स हैं वो क्या होते हैं। तो इसमें आप लोग लिख लेना द 4 पिगमेंट्स found in leaves are, और पहला वाला जो है वो लिख लेना आप, या हमें क्लोरोफिल ए। और या शॉर्टली हम लोग इसको क्लोरोफिल ए भी कह सकते हैं। और दूसरा जो है वो लिख सकते हैं क्लोरोफिल बी, और या हम लोग कहते हैं क्लोरोफिल बी। और तीसरा जो है वो लिख सकते हैं आप ज़ेंथोफिल्स। और चौथा लिख लेना कैरोटीन। क्लियर? जी सर। तो अब हमने ये जो 4 तरह के पिगमेंट्स हैं, तो अब हम लोग देखेंगे कि इन 4 तरह के पिगमेंट्स को हम लोग कितने टाइप ऑफ पिगमेंट्स में डिवाइड कर सकते हैं। तो अब इसमें लिख लेना आप, हेडिंग कर लेना आप टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स। The plant pigments are divided into 3 types. That is, तो अब देखो बच्चों क्या क्या होगा वो टाइप। सबसे पहला वाला जो है वो होगा क्लोरोफिल्स, ठीक। और जो दूसरा वाला होगा they will be carotenoids, और जो तीसरा वाला होगा and that will be phycobilins। अब जो ये क्लोरोफिल जो है जो हमें मिला था, और या हमें ऊपर ज़ेंथोफिल मिला था, और हमें ऊपर मिला था कैरोटीन, या और वो हमने अब उनको 3 तरह के कैटेगरीज करे। एक का नाम दिया क्लोरोफिल्स, दूसरे का नाम दिया कैरोटेनॉइड्स, और तीसरे का नाम दिया फाइकोबिलिन्स। अब कितने तरह के टाइप्स ऑफ पिगमेंट्स होते हैं? 3 तरह। जरा बच्चों क्या क्या? क्लोरोफिल, कैरोटेनॉइड्स एंड फाइकोबिलिन्स। फाइकोबिलिन। तो अब हम लोग देखेंगे, ये सब हो गया आप लोगों का? जी सर। तो फोटोसिंथेसिस याद रख लेना। फोटोसिंथेसिस इज वेरी इंपॉर्टेंट टॉपिक, और जिससे नीट में मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। जो बंदा नीट क्वालिफाई करेगा वेल एंड गुड, उसके लिए वो जिंदगी में सबसे एट एन अर्लीस्ट अच्छा काम कर रहा है, एट एन अर्लीस्ट स्टेज वो अच्छा पा रहा है।
अब जो बंदा मेहनत नहीं करेगा अपने और वो एट एन अर्लियर स्टेट अच्छा नहीं पाएगा, तो उसके दिल में तब भी तमन्ना रहती है कि मुझे अच्छा करना है। जब उसने पहला अपॉर्चुनिटी लॉस करा, वो दूसरा जाएगा बीएससी में या कोई और जो है अंडर ग्रेजुएट कोर्स पे जाएगा, और फिर जाके वो उधर में भी कुछ बच्चा ही मेहनत करता है, सारा नहीं करता है। और जो बच्चा मेहनत उधर करेगा वो कहीं एमएससी का सीट अच्छा पाएगा, और उसमें से भी काफी सारा बच्चा है जिनको एमएससी का अच्छी जगह सीट ही नहीं मिलेगा। तो अगेन मतलब क्या हो गया कि लाइफ में मेहनत करना है, और जो एमएससी में मेहनत किया उसी का नेट क्वालिफाई होता है, और वही अच्छी जगह से पीएचडी उसको मिलता है, और जो अच्छा पीएचडी कर सकेगा और वो कहीं पे प्रोफेसर बन सकता है, और वो पीएचडी वाला कहीं यूरोपियन कंट्रीज में भी जा सकता है, वहां में और रिसर्च करेगा जिसको पोस्ट डॉक कहते हैं। लेकिन मेहनत करना जरूरी है, मेहनत के बगैर पॉसिबल नहीं है। चाहे कोई बच्चा मेडिकल के लिए तैयारी करे, चाहे कोई बच्चा बीएससी का एग्जाम की तैयारी करे, चाहे कोई बच्चा एमएससी के सीट के लिए तैयारी करे, चाहे कोई बच्चा नेट की तैयारी करे जो एमएससी के बाद होता है। फोटोसिंथेसिस इंपॉर्टेंट है एवरीवेयर, एंड हर किसी एग्जाम में इस टॉपिक से मैक्सिमम क्वेश्चन आता है। तो इसीलिए इसको आप समझते जाओ, और ये आपको हमेशा दो जो एमबीबीएस करेगा उसको फिर नहीं चाहिए, और उसने प्लांट से छुटकारा पाया, और उसको खाली मेनली जो है एनिमल ह्यूमन के से रिलेटेड रहना है। और जो अभी अच्छा नहीं करेगा वो अपना लाइफ को कॉम्प्लिकेटेड करता जाएगा, उसको फिर आगे और पढ़ना है, फिजिक्स और पढ़ना है, केमिस्ट्री और पढ़ना है, बायोलॉजी, है ना। तो इसीलिए मेहनत करते रहो ताकि लाइफ अपना आप ज्यादा सिंपल करते रहें। तो अब देखो बच्चों, पहला वाला पिगमेंट, जरा पहला वाला पिगमेंट का नाम क्या था? क्लोरोफिल। क्लोरोफिल्स। क्लोरोफिल। तो लिखो अब क्लोरोफिल्स के बारे में, और क्लोरोफिल्स में लिख लेना they are green colored pigments. They are green colored pigments present in chloroplast. क्लियर? और बच्चों ये होता है, याद रख लेना, जो ये पिगमेंट्स हो गए ये ज्यादातर होता है नॉन पोलर इन नेचर, और जो नॉन पोलर होता है वो सॉल्युबल होता है लिपिड में, और वाटर जो है इनसॉल्युबल होता है। सो इसमें लिख लेना दे आर नॉन पोलर इन नेचर, और नॉन पोलर या ब्रैकेट में लिख लेना हाइड्रोफोबिक। They are non-polar in nature, और यहाँ ब्रैकेट में लिखना हाइड्रोफोबिक इन नेचर। thus they are soluble in lipids, and insoluble in water. Done? जी सर। तो they are soluble in lipids, और lipid soluble होते हैं। These pigments are they are also lipid in nature, because ये basically lipid ही होता है। और अब ये अगर lipids होगा और soluble जो होगा ये water insoluble होगा water में, तो बच्चों ये soluble होते हैं also, because they are basically lipids. They are basically lipids and are soluble in organic solvents. Organic solvents like जैसे लिख सकते हैं क्लोरोफॉर्म, या आप लोग लिख सकते हैं एसीटोन। बच्चों क्या अब लिपिड्स वाटर सॉल्युबल होता है या वाटर इनसॉल्युबल होता है? इनसॉल्युबल। वेरी गुड, इनसॉल्युबल होता है।
और वाटर सॉल्युबल मतलब वो होना चाहिए हाइड्रोफिलिक, वो होना चाहिए पोलर मॉलिक्यूल, और लेकिन ये होते हैं नॉन पोलर, इनमें कोई चार्ज वगैरह नहीं होता है। और जब चार्ज नहीं होगा तो ये लिपिड के साथ जाना पसंद करेंगे, लेकिन वाटर के साथ जाना पसंद नहीं करेंगे, और ये बेसिकली लिपिड्स ही होते हैं। और इसीलिए अगर आप लोग ऑयल लाएंगे, ऑयल को आप वाटर में डालेंगे, क्या ऑयल वाटर में सॉल्युबल हो जाएगा या वो अलग रहेगा वाटर में? अलग रहेगा, इनसॉल्युबल सर। इनसॉल्युबल रहेगा। अब अगर आप क्लोरोफॉर्म लाएंगे ना और उसमें आप ऑयल डालेंगे, जरा बच्चों बता दो क्लोरोफॉर्म में ऑयल क्या अलग रहेगा या उसके साथ मिक्स हो जाएगा? मिक्स हो जाएगा। मिक्स हो जाएगा। तो यस सर। उस क्योंकि ये क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, पेट्रोलियम ईथर, हेक्सेन, ये सारे माने जाते हैं ऑर्गेनिक सॉल्वेंट्स, बट ये है नॉन पोलर सॉल्वेंट्स। ठीक, तो दे आर बेसिकली लिपिड्स एंड आर soluble in organic solvents like this। और इसको आप लिख सकते हैं that is they are soluble in non-polar solvents। क्लोरोफॉर्म, एसीटोन, हेक्सेन वगैरह ये सारे नॉन पोलर सॉल्वेंट्स होंगे। तो अब ये क्लोरोफिल जो है ये फॉलोइंग टाइप्स के होते हैं। तो लिखो दे आर ऑफ फॉलोइंग टाइप्स। तो इसमें से हम लोग सबसे पहला वाला टाइप जो है, जो कौन सा वाला क्लोरोफिल लेंगे? क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। There are following types और लिख लेना क्लोरोफिल ए। तो ये क्लोरोफिल ए जो है ये सबसे अबंडेंट जो है फोटोसिंथेटिक पिगमेंट होता है। तो इसमें लिख लेना इट इज मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। इट इज मोस्ट अबंडेंट फोटोसिंथेटिक पिगमेंट। तो इसमें लिख लेना इट इज अ यूनिवर्सल photosynthetic pigment। यूनिवर्सल फोटोसिंथेटिक पिगमेंट क्या होगा, मतलब ये क्या होगा, लगभग सब में प्रेजेंट होता है। तो एवरी फोटोसिंथेटिक, लेकिन यू बैक्टीरिया में प्रेजेंट नहीं होता है। सो दैट इज इट इज प्रेजेंट इन every photosynthetic organism। every photosynthetic organism और except लिख लेना eubacteria। It is most abundant photosynthetic pigment। It is a universal photosynthetic pigment that is, it is present in every photosynthetic organism except eubacteria। जरा बच्चों कौन से ऑर्गेनिज्म में क्लोरोफिल ए प्रेजेंट नहीं होता है? यूबैक्टीरिया में। तो इसमें आप लोग नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना इट इज ब्लूइश ग्रीन, और या तो ये ब्राइट ग्रीन होता है। इट इज ब्लूइश ग्रीन या ब्राइट ग्रीन इन कलर, और इसका मॉलिक्यूलर फॉर्मूला है molecular formula is C55 H72 O5 N4, और इसके सेंटर में मैग्नीशियम होता है। क्लियर? जी सर। तो जरा मॉलिक्यूलर फॉर्मूला बता दो क्लोरोफिल ए का। C55 55 C55 H72 O5 N4 है
और Mg, magnesium. Mg हो गया, मैग्नीशियम हो गया। तो अब आप लोग याद रख लेना, इस क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए चाहिए 3 मिनरल्स, और एक चाहिए इसका मैग्नीशियम, एक चाहिए इसका आयरन, और एक चाहिए इसका नाइट्रोजन। तो इसमें लिख लेना 3 मिनरल्स, 3 मिनरल्स सच एज, एक तो बच्चों क्या लिख लेना आप लोग, मैग्नीशियम, और दूसरा Magnesium, क्या लिख लेना, Iron, आयरन, और तीसरा क्या लिख लेना, Nitrogen. नाइट्रोजन। और इम्पोर्टेंट, for the synthesis of are you done with this? जी sir. Are important for the synthesis of chlorophyll. अब अगर आप लोगों से पूछा जाए इन 3 मिनरल्स में कौन सा मिनरल कंपोनेंट होता है क्लोरोफिल ए का, तो बच्चों याद रख लेना, एक होता है मैग्नीशियम Magnesium, एक और होता Nitrogen. और दूसरा क्या होता है, नाइट्रोजन, Nitrogen. एंड दे आर द स्ट्रक्चरल कंस्टिट्यूएंट ऑफ द क्लोरोफिल। तो इसमें लिख लेना मैग्नीशियम एंड नाइट्रोजन और द structural component of chlorophyll A. Clear? जी sir. And इसमें लिख लेना and magnesium in the form of Mg plus 2 is present at the center of chlorophyll, या at the center of Hem ring भी लिख सकते हैं, at the center of Hem, और यह लिख लेना टेट्रापाइरोल, और बच्चों यह लिख लेना पोरफायरिनोजन। Magnesium and nitrogen are present, and magnesium in the form of Mg plus 2 is present at the center of Hem या tetrapyrrole या porphyrin ring in chlorophyll. Done? जी सर। जी सर। तो बच्चों क्लोरोफिल का स्ट्रक्चर जो है टैडपोल जैसा होता है, और वो टैडपोल जैसे में एक हेड होता है और प्लस टेल होता है। तो यहाँ में लिख लेना क्लोरोफिल ए has a tadpole, टैडपोल याद रख लेना, वो होता है लार्वा फ्रॉग का, टैडपोल लाइक स्ट्रक्चर, has a tadpole like structure, thus it contains a head and tail। एक इसमें हेड होता है और दूसरा क्या होता है, टेल होगा। तो बच्चों इस क्लोरोफिल ए के हेड को कहते हैं, जो ऊपर मैंने लिखा, हेम रिंग या पोरफायरिनोजन रिंग। तो यहाँ पे लिख लेना पोरफायरिन forms the head of chlorophyll A. It forms the head, and phytol forms
forms the tail of chlorophyll. अब बता दो मुझे कौन सा रिंग, इस रिंग का नाम बता दो जो हेड बनाता है। Porphyrin. पोरफायरिन, या क्या कहेंगे पोरफायरिनोजन, या क्या कहेंगे टेट्रापायरोल, Tetrapyrin. और या क्या कहेंगे हेम रिंग। बच्चों हेमोग्लोबिन के सेंटर पे क्या प्रेजेंट होता है? Sir, iron, sir. वेरी गुड, आयरन होता है। और इस क्लोरोफिल के सेंटर पे क्या होता है? Sir, Magnesium. magnesium. मैग्नीशियम होता है। तो इसमें आप लोग लिख लेना पोरफायरिन हेड, पोरफायरिन हेड, और जो है लिख लेना इज हाइड्रोफिलिक। Porphyrin is hydrophilic and is acidic in nature. Porphyrin head is hydrophilic and is acidic in nature. अब इसमें जो मैग्नीशियम है वो हेल्ड करता है मैग्नीशियम को by 2 coordinate bond and by 2 hydrogen bond, by 2 coordinate bond and by 2 covalent bonds. Porphyrin head is hydrophilic and acidic in nature because it holds magnesium by 2 coordinate bonds, and 2 covalent bonds. बच्चों अब मैग्नीशियम जो होगा सेंटर में वो कितने बॉन्ड से ये वहां में कनेक्टेड होगा? Sir, 2 covalent and Coordinate covalent. and 4 two बॉन्ड से, और 4 बॉन्ड में क्या होगा? 2 दो covalent कोऑर्डिनेट bond, और 2 क्या होगा? कोवेलेंट बॉन्ड होगा। Covalent. और जो ये फाइटोल टेल है ना वो होता है हाइड्रोफोबिक। तो फाइटोल टेल इज हाइड्रोफोबिक। सर कोऑर्डिनेट बॉन्ड क्या होता है सर? हाँ, जो जहां में सपोज इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग होगा तो वो इलेक्ट्रॉन का शेयरिंग से कौन सा बॉन्ड बनता है? कोवेलेंट बॉन्ड, है यस ना? सर। तो अब जाके अगर सपोज आप लोगों ने पढ़ा होगा जो हैवी मेटल होते हैं, ट्रांजिशन मेटल्स होते हैं ना, और वो Yes, ट्रांजिशन मेटल जो है वो शेयरिंग नहीं करते हैं बट डिफरेंट एटम्स के साथ लिंक होते हैं क्योंकि उनके पास काफी सारा इलेक्ट्रॉन का लोन पेयर होता है, और Yes, वो sir. बॉन्ड जो है उनको हम क्या कहते हैं? कोऑर्डिनेट Coordinate. बॉन्ड्स। तो इसमें Okay. 2 कोऑर्डिनेट बॉन्ड होते हैं और 2 क्या होते हैं? कोवलेंट बॉन्ड। 2 कोवेलेंट बॉन्ड है। तो लिखो फाइटोल टेल इज हाइड्रोफोबिक and is alcoholic in nature. ठीक, and is what? बच्चों कौन सा नेचर होता है इसका टेल का? Alcoholic nature. अल्कोहल होता है। और क्या होता है वो हेड? एसिडिक सर। हाँ, वो होता है एसिडिक इन नेचर, और प्लस वो बना होता है टेट्रापायरोल, पोरफायरिन का बना होता है। और अब हमने जो ये टेल है, टेल में लगभग 20 कार्बन एटम होते हैं। कितना होता है? 20। हाँ, 20 कार्बन एटम होगा लगभग। सो लिखो टेल या फाइटोल टेल, और फाइटोल के ब्रैकेट में लिख लेना आप C20H39, और अल्कोहल बताया था तो कौन सा ग्रुप होगा? OH. OH ग्रुप होगा। OH तो ग्रुप। लिखो फाइटोल कंटेन्स या फाइटोल टेल कंटेन्स 20 कार्बन एटम। carbon atom and remains attached with fourth ring of porphyrin. Phytol C20H39OH contains 20 carbon atom and remains attached with fourth ring of porphyrin. सर फोर्थ रिंग यहाँ पे क्या है मैं सर? अभी आपको समझा दूंगा। आप लोगों को वैसे जरूरत नहीं है, मैं समझाने के लिए आप लोगों को ये स्ट्रक्चर बता दूंगा ताकि आप लोगों को थोड़ा समझ आए, मतलब हेड क्या होता है और टेल क्या होता है। जी सर।
आर यू डन विद दिस? जी सर। देखो बच्चों क्या करना है आप लोगों को, चार नाइट्रोजन जो है ना ऐसे बनाने हैं। सपोज ये एक नाइट्रोजन हो गया और ये दो नाइट्रोजन हो गया और ये यहाँ में एक और नाइट्रोजन हो गया और ये यहाँ में नाइट्रोजन हो गया। तो इस नाइट्रोजन के साथ आप लोगों को क्या करना है, 5 मेंबर रिंग ऐसे बनाना है, ठीक। और इस नाइट्रोजन के साथ भी कितना मेंबर रिंग बनाना है? 5। 5 मेंबर। और इस 5 मेंबर रिंग को कहते हैं हम लोग पायरोल रिंग। क्या कहते हैं? पायरोल रिंग। अब बता दो बच्चों कितने टोटल रिंग है ये पायरो? 4। 4 पायरोल रिंग। तो क्या कहा था मैंने, टेट्रा टेट्रापायरल। पायरो। तो ये इस तरह से होगा। और ठीक, तो अब बता दो मुझे इसको हम कौन सा रिंग मानेंगे? फर्स्ट, इसको 1 सेकंड, इसको थर्ड और इसको 4। फोर्थ माने। तो जरा आप लोग ये बता दो सेंटर पे क्या प्रेजेंट होगा? सर मैग्नीशियम। मैग्नीशियम कौन सा? ये आयनिक फॉर्म में Mg+2। तो अब देखो बच्चों इधर में अब बॉन्ड बनेगा और ये बॉन्ड जो है कुछ बॉन्ड्स क्या होंगे? कोवलेंट बॉन्ड्स। और कुछ बॉन्ड क्या हम कहेंगे? कोऑर्डिनेट बॉन्ड्स का, ठीक है। और जब ये रिंग जो है जो यहाँ में आप लोगों ने देखा, तो अब क्या करना है आप लोगों को, इन रिंग को ज्वाइन करना है ऐसे। और यहाँ डबल बॉन्ड। आप लोगों को इतना टेंशन नहीं लेना स्ट्रक्चर याद करने के लिए, हाँ, मैं जस्ट आपको समझाने के लिए बोल रहा हूँ। और यहाँ में मैं इसको ज्वाइन करूंगा। तो बच्चों अगर मैं यहाँ में इसको यहाँ पे ज्वाइन कर लूं और मैं इधर में यहाँ पे ज्वाइन कर लूं और ये बनेगा टेट्रापायरोल। क्या बनेगा? टेट्रापायरल। टेट्रापायरोल। और प्लस यहाँ में एक और रिंग आ जाता है 5 मेंबर्ड और वो इसके साथ अटैच होता है इधर। 1 2 3 4 5। क्लियर? जी। और इस रिंग को हम लोग कौन सा रिंग मानते हैं? अब 5। 5 रिंग मानते हैं। तो बच्चों इधर में ये होता है प्रोपियोनिक रिंग होता है। और वो प्रोपियोनिक एसिड जो होगा इधर में, तो यहाँ में मैं क्या करूंगा, यहाँ में लिखूंगा प्रोपिनाइल ग्रुप। वो आप लोगों को बनाने का जरूरत नहीं, मतलब 3 कार्बन एटम का चेन होगा और उसी 3 कार्बन एटम चेन के साथ जरा बच्चों यहाँ में अटैच क्या होगा? क्या अटैच होगा? फाइटोल। अब बता दो मुझे ये फाइटोल किसके साथ अटैच है, कौन सा रिंग के साथ अटैच है? प्रोफाइल। आप लोग अगर फाइटोल का स्ट्रक्चर भी बनाना चाहते हैं वो भी बना सकते हैं और अगर शॉर्टली लिख सकते हैं तो शॉर्टली भी लिख सकते हैं। तो अब रिंग 4 के साथ बेसिकली एक प्रोपिनाइल ग्रुप होता है और वो प्रोपिनाइल ग्रुप के साथ फिर यहाँ में फाइटोल अटैच होता है और वो फाइटोल जो है वो कुछ इस तरह से होगा। यहाँ में CH2 होता है और फिर CH2 लेके यहाँ पे ऐसे होगा। जरा कितने कार्बन एटम टोटल होंगे? 20 कार्बन एटम टोटल। 20 सर। 20 कार्बन एटम होंगे। 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 और फिर जाके उधर में यहाँ में एक ये यहाँ में एक कार्बन होगा और फिर जाके यहाँ में एक कार्बन होगा और बच्चों यहाँ में एक कार्बन होगा, ठीक। एक दो तीन चार पाँच 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 17 18 19 और यहाँ पे क्या करेंगे, एक कार्बन को अटैच कर देना। तो अब बता दो मुझे ये वाला जो चेन होगा, now what this is here? What this is here? फाइटोल। और ये वाला क्या होगा? टेट्रापायरोल। क्या होगा? टेट्रापायरल।
टेट्रापायरोल। अब देखो बच्चों, इधर मैं आपको शॉर्ट तरीके से जो आप लोगों को ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन आता है ना, उन ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन का मैं आपको शॉर्ट तरीके से यहाँ पे बताते जाऊंगा। तो मतलब क्या क्या आप लोगों को याद रखना है। सबसे पहले आप लोगों को याद रखना है, इधर में रखना है R1, और जो इधर में होगा जरा यहाँ पे क्या अटैच रख लेंगे हम, R2 और R2 यहाँ में क्या अटैच रख लेंगे हम, R3 R3। और जो ये वाला रिंग जो है ना इधर, और इस रिंग में जरा क्या अटैच कर लेना आप, CH3। और यहाँ में क्या अटैच होगा, CH3। और यहाँ में क्या अटैच होगा, CH3। अब मैं आपको एक इस स्ट्रक्चर से रिलेटेड क्या क्या ऑब्जेक्टिव्स आता है वो मैं आपको समझा दूंगा। तो फिलहाल आपको रिंग के बारे में टेंशन नहीं लेना है कि हमें याद रखना है, कोई याद नहीं रखना आपको ये स्ट्रक्चर। तो बस मैं आपको ऑब्जेक्टिव्स बता दूंगा, जो ऑब्जेक्टिव्स आपको आते हैं और वो कैसे सॉल्व करने हैं। तो अब मैं क्या करूंगा, यहाँ पे मैं यहाँ पे लिखूंगा क्लोरोफिल ए, मैं लिखूंगा यहाँ में क्लोरोफिल ए। और बच्चों मैं लिखूंगा यहाँ पे व्हाट, क्लोरोफिल बी। क्लोरोफिल बी। और मैं लिखूंगा इस क्लोरोफिल ए में R1 क्या होता है, और इस क्लोरोफिल में क्या, R2 R2 क्या होता है, और इस क्लोरोफिल में क्या, CH3 R3 क्या होगा। तो अब देखो बच्चों, इस क्लोरोफिल में आप लोग याद रख लेना, ये R2 होगा CH डबल बॉन्ड CH2, और इसमें सेम होगा CH डबल बॉन्ड CH2। और इधर में याद रख लेना जरा, इसमें क्या होगा क्लोरोफिल ए में R2 CH3, और लेकिन यहाँ में क्या होगा CHO। और इधर में याद रख लेना ये होगा CH2 CH3, और यहाँ में भी लिख लेना CH2 CH3। अब बताओ कहाँ में डिफरेंस है क्लोरोफिल ए और क्लोरोफिल बी में। CHO इन क्लोरोफिल ए द second ring will contain what, CH3 CH3 एंड जो क्लोरोफिल बी होगा उसमें CH3 की जगह में क्या होगा, CHO। CHO। ये और ये वाला जो रिंग होगा यहाँ में, इसी को हम लोग कहते हैं टेट्रापायरोल। और ये कहीं पे लिख के रख लेना आप इधर में, एंड दिस इज पोरफायरिन रिंग। और पोरफायरिन, तो बच्चों यहाँ क्या कहेंगे इसको हम लोग, टेट्रापायरोल टेट्रापायरोल। और ये वाला हो गया फाइटोल्टिक। और ये एक रिंग का नाम क्या है, पायरोल पायरोल। और कितने पायरोल है, 4 पायरोल। 4 पायरोल। अब देखो इधर में क्या बताया था मैंने आप लोगों को कि जो मैग्नीशियम और नाइट्रोजन जो हैं, दे आर द स्ट्रक्चरल कंपोनेंट ऑफ व्हाट, क्लोरोफिल ए। क्लोरोफिल ए। अब देखो बच्चों इधर में क्या है, इस क्लोरोफिल के सेंटर पे मैग्नीशियम, और क्या है इन टेट्रापायरोल रिंग में, नाइट्रोजन। नाइट्रोजन ये इसका स्ट्रक्चरल कंपोनेंट होता है। बट आयरन जो है मिनरल यूज होता है फॉर इट्स सिंथेसिस। ओके सर। ठीक, तो क्या है अब मेन डिफरेंस बिटवीन क्लोरोफिल ए एंड क्लोरोफिल बी, R2 and CH3 in the second ring, the second ring will contain CH3 in chlorophyll A and CHO in chlorophyll B। B So अब जरा नेक्स्ट पॉइंट आप लोग लिख लो, कुछ पॉइंट्स है पेंडिंग इसका। तो अब देखो अगर हम लोग देखेंगे कि इस क्लोरोफिल सिंथेसिस के लिए कौन कौन सा अमीनो एसिड यूज हो सकता है, तो वो आप लोग को याद रखना है। तो लिखो ग्लाइसिन, ग्लाइसिन एंड सक्सिनाइल कोएंजाइम A are used for the synthesis of chlorophyll। तो ये सारा पॉइंट ऑब्जेक्टिव है आप लोगों के लिए, जो आपको ऑब्जेक्टिव के फॉर्म में पूछा जा सकता है। जैसे मैं यहाँ पे लिखूंगा कि ग्लाइसिन जो है, अगर मैं आपको इसका सिंथेसिस बता दूंगा ना, उसमें कम से कम 35 स्टेप्स होते हैं। तो अब हमें 35 स्टेप्स का जरूरत करना ही नहीं है, तो आपको बस ये 2 चीज याद रखना है कि सक्सिनाइल कोएंजाइम और ग्लाइसिन। तो ये सक्सिनाइल कोएंजाइम ए
जब इस ग्लाइसिन के साथ मिलता है तो यहाँ एक इंटरमीडिएट बनता है, तो बच्चों उस इंटरमीडिएट को हम लोग कहते हैं प्रोटोक्लोरोफिल। तो या तो मतलब यहाँ में बहुत ज्यादा इंटरमीडिएट स्टेप्स होते हैं और वो याद रखने का जरूरत नहीं है, और यहाँ पे लिखेंगे आप प्रोटोक्लोरोफिल। और उस प्रोटोक्लोरोफिल को एक तो लाइट चाहिए, और बच्चों उसको 2 प्रोटॉन चाहिए। प्रोटॉन वो कहाँ से आएगा सर? हाँ, वो उधर ही जहाँ से साइटोक्लोरोप्लास्ट जो है उसका स्ट्रोमा में सारा कुछ अवेलेबल होगा, और वही में प्रोटॉन मिल जाएगा, और जो ही ये प्रोटॉन मिलेगा और यहाँ पे बन जाएगा क्लोरोफिल। ठीक। जी सर। और यह इस प्रोटोक्लोरोफिल को हम लोग कहते हैं प्रोटोक्लोरोफाइल भी। तो बताओ मुझे कौन कौन सा अमीनो एसिड जो है फिलहाल, और कौन सा क्रेब्स साइकिल का इंटरमीडिएट यूज होगा क्लोरोफिल के सिंथेसिस के लिए? सक्सिनल कोएंजाइम यूज होगा। सक्सेनाइल। आप याद रख लो, जब मैंने एम्फिबोलिक पाथवे पढ़ाया था आप लोगों को, एम्फिबोलिक पाथवे में आपको बताया था सक्सेनाइल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ व्हाट? अमाइनो एसिड। सक्सेनाइल कोएंजाइम इज यूज्ड फॉर द सिंथेसिस ऑफ, अब देख लो वहां पे लिखा है क्लोरोफिल, क्लोरोफिल लिखा है। ठीक है, यस सर। तो यहाँ पे आप नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना ग्लूटामिक एसिड, या एक पॉइंट लिख लेना इन एंजियोस्पर्म्स, in angiosperms chlorophyll A is synthesized in presence of light. Clear? जी सर। तो जी सर। लिखो glutamic acid is also used for the synthesis of glutamic acid is also used for the synthesis of chlorophyll A. Clear? जी सर। तो नेक्स्ट पॉइंट लिख लेना chlorophyll A is primary photosynthetic pigment that forms the reaction center of light harvesting complex. और ये हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में इसको एक्सप्लेन कर देंगे क्यों हम इसको प्राइमरी फोटोसिंथेटिक मानते हैं और क्या होता है ये रिएक्शन सेंटर। ओके सर। आर यू डन विद दिस? जी सर। जी सर। चलो, इसको कोई डाउट तो नहीं है अभी तक? सर एक बार पिछले पेज पे जाए ना, एक दो हाँ, पॉइंट मिस हो गया। आप लोग प्लीज रिवाइज कर लो, और रिवाइज करने से आप लोगों को ज्यादा परफेक्शन आएगा, क्योंकि आपको पता है खुद ही कि भाई ज्यादा याद रखना है, तो ज्यादा जी याद सर। रखना है तो मतलब रिवीजन क्या चाहिए? ज्यादा चाहिए। ज्यादा चाहिए। और जब आप पहली बार रिवाइज करोगे तो ऑटोमेटिकली दूसरी बार भी करोगे, तीसरी बार भी करोगे। जो बंदा पहली बार ही डर जाएगा रिवाइज करने से, उसका दूसरा तीसरा बार कभी भी नहीं आएगा। डन सर। चलो ठीक है, आई विल एंड दिस मीटिंग नाउ, टेक केयर। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम। थैंक यू सर।